टीचर इवैल्यूएशन से क्या मुराद है? टीचर इवैल्यूएशन से मुराद है टीचर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करना, टीचर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना जो उसके शोबे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो उसके जॉब के हवाले से होता है। तो हम कह सकते हैं टीचर इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग अ टीचर्स परफॉर्मेंस। टीचर की जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, उसमें हम चेक करते हैं टीचर की परफॉर्मेंस को, ठीक है, इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर जॉब सच एज टीचिंग इफेक्टिवनेस, क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस टू द स्कूल कम्युनिटी, कि वो किस तरीके से अपना रोल निभा रहा है अपने जॉब के हवाले से। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, टीचिंग इफेक्टिवनेस को कि टीचर कैसे पढ़ाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट कि अपने क्लास के अंदर किस तरीके से मैनेज करता है, अगर दो बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं तो किस तरीके से उस तजाद को ख़त्म करता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना आगे नहीं बढ़ने देता, पहले ही उसको क्लास के अंदर ही ख़त्म कर देता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स में कैसा है, जो बाकी टीचर्स हैं उनसे जो है ना उसको रैंक दिया जाता है कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, वो दूसरे टीचर्स से जो है ना काफ़ी ज़्यादा काबिल है या नहीं है, ये देखा जाता है इसके अंदर। इसके अलावा जो स्कूल की कम्युनिटी है उसके अंदर उसका क्या किरदार है, वो जो है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, स्कूल के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर, या फिर वो उन जिम्मेदारियों से दूर दूर भागता है। तो स्कूल की कम्युनिटी में जो उसके कोलीग्स हैं उनके साथ उसका रवैया कैसा है, प्रिंसिपल के साथ जो हेड ऑफ़ द स्कूल है उसके साथ उसका रवैया कैसा है, ये सारा हमने जांचना होता है। इस तरीके से हम टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारा जो टीचर है वो किस काबिल है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है। An example of teacher evaluation is when a school administrator observe a teacher during a lesson। हम ले सकते हैं मिसाल के तौर पर कि जो हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए या फिर जो है ना जो प्रिंसिपल का असिस्टेंट होता है, वो ऑब्जर्व करता है टीचर को, या फिर कोई जो हमारे सीनियर टीचर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं हमारे टीचर्स को कि जब ये लेसन दे रहे होते हैं तो ये किस तरीके का लेसन दे रहे होते हैं। आया कि बच्चे सवाल करते हैं तो इनको उसका जवाब नहीं आता होता, मतलब इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते, या ये बच्चों को डांट देते हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे सवाल का जो आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करता या टॉपिक से रिलेट भी करता है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक देकर ये कह सकते हैं कि बच्चे मुझे नहीं पता, मैं आपको कल बता दूंगा, या इस लेसन के बाद मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो टीचर है वो क्या करते हैं, टीचर अपनी इस कमी को छुपाने के लिए बच्चों को डांट देते हैं। तो इस तरीके से जो टीचर की जो मैथडोलॉजी है पढ़ाने की, उसका एक बुरा असर पड़ता है। तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेक करती है लेसन के दौरान कि हमारा टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चों के साथ उसका रवैया कैसा है, क्लास को उसने कैसे मैनेज किया हुआ है। टेक नोट्स ऑन देयर टीचिंग मैथड्स, कि उनका टीचिंग मैथड कैसा है, स्टूडेंट किस तरीके से एंगेज जो है ना कर रहे हैं उसके साथ। ऐसा तो नहीं है कि टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे उसको सुन ही नहीं रहे, बच्चे जो है ना बोर हो रहे हैं, टीचर के पढ़ाने के जो मैथडोलॉजीज़ हैं वो बच्चों को पसंद ही नहीं है। तो इस तरीके से जब हम टीचर को ऑब्जर्व करते हैं तो टीचर को हम बता सकते हैं कि आप अपने मैथडोलॉजीज़ को चेंज करें ताकि स्टूडेंट्स जो है ना आपके साथ इंगेज रहें। और अगर टीचर का जो फीडबैक है वो स्टूडेंट्स के हवाले से पॉजिटिव रहता है तो बच्चे अपने पार्टिसिपेंट को और ज़्यादा शो करते हैं। लेकिन अगर वही टीचर जो है ना बच्चों को डांट देता है सवाल करने पर, उनको सवाल जो है ना वो करने की इजाज़त नहीं देता, तो फिर क्या होता है, फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो एंगेजमेंट टीचर के साथ और उस सब्जेक्ट के साथ कम करते जाते हैं, यानी कि वो बच्चे चुप हो जाते हैं और फिर जो है ना वो उकताने लगते हैं, उबासियाँ लेने लगते हैं, क्लास के दौरान में ही उनको नींद आने लगती हैं। एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, और क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि टीचर इतना ज़्यादा सख्त है कि जो बच्चे हैं वो डर के बैठे हैं, और जो डरे हुए बच्चे होते हैं उनको आप सिखा तो नहीं सकते लेकिन जो है ना खामोश करा सकते हैं। एंड देन प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर आफ्टरवर्ड, उसके बाद हमने टीचर को फीडबैक देना होता है कि आपके क्लास के अंदर जो है ना ये इन चीज़ों में आप जो है ना थोड़े से कम स्किलफुल हैं, आपको इनके अंदर मास्टर होने की ज़रूरत है। आपके ये जो मैथडोलॉजी है आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो बच्चे ज़्यादा जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बच्चे ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट को शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है ना चेंज होना पड़ेगा अपने बिहेवियर के हवाले से, ताकि आपके क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा हो सके, ताकि बच्चे जो है ना वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हम टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो कैसे जा रहा है अपने क्लास के अंदर। दिस फीडबैक माइट इंक्लूड एरियाज वेयर द टीचर एक्सेल्ड एंड एरियाज वेयर दे कुड इम्प्रूव, यानी वो एरियाज़ का भी हमें पता चलता है जहाँ पर टीचर काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्किलफुल है, यानी कि वो मास्टर हो चुका है उस चीज़ में, और उनका भी पता चलता है जहाँ पर टीचर को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी वो टीचर वीक है। तो हम टीचर को जो है ना क्या करते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप ये चीज़ें करके अपने उस जो कमी है उसको
फील कर सकते हो, या फिर हम किसी सीनियर टीचर को कहते हैं कि आप प्लीज़ इस जूनियर टीचर की मदद करें। तो इस तरीके से जो कोलीग्स हैं उनके कोऑपरेशन से भी उस कमी को दूर किया जा सकता है। अलॉन्ग विद सजेशंस फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एज एजुकेटर। उसके साथ क्या होता है कि इस तरीके से जब हम उनको सजेशंस देते हैं कि आपने अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में किस तरीके से हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करता है कि आप जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चले जाएं, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, ताकि आप जो है ना टॉप रैंक के ऊपर आ जाएं। इस तरीके से हम टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो कैसा जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। गोल्स क्या होते हैं टीचर इवैल्यूएशन के? प्रोफेशनल ग्रोथ, हेल्पिंग टीचर्स इंप्रूव देयर टीचिंग स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज। हम टीचर की मदद करते हैं कि वो किस तरीके से अपने टीचिंग स्किल्स को, अपने स्ट्रैटेजीज़ को, यानी अपने मैथडोलॉजीज़ को चेंज कर सकता है, ताकि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ताकि बच्चे क्लास के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को शो करें। अकाउंटेबिलिटी, मेकिंग श्योर टीचर्स आर मीटिंग एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके टीचर्स हैं वो आपके उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर रहे हैं जिनका आपने सोचा हुआ था, उनका एक स्टैंडर्ड है, यानी आपने जो अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा था टीचर भी उसी मयार का है। मिसाल के तौर पर आपने एक इंग्लिश की टीचर को हायर किया है और आप उससे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जो टीचर है वो इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाएगा। उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि जो हमारा बच्चा है वो इंग्लिश में किस हद तक जो है ना वो मास्टरी हासिल कर चुका है। और हमने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि हमारा जो बच्चा है वो एट द एंड ऑफ द सेशन इस बात के काबिल हो जाएगा कि वो इंग्लिश बोलना भी सीख जाए, पढ़ना भी सीख जाए, लिखना भी सीख जाए, सुनने वगैरह में, यानी जो चारों हमारे स्किल्स होते हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इनके अंदर वो एक्सपर्ट हो जाए। तो इस तरीके से जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं टीचर के हवाले से, उनका भी हमने ध्यान रखना होता है कि वो उन पर पूरा उतरे, क्योंकि उसकी जो डिग्री है जिसके अंदर उसने मास्टरी हासिल कर रखी है उसको वैसा दिखाना भी होता है कि हाँ जी मैं इस चीज़ के काबिल हूँ जिसकी मैंने डिग्री ली हुई है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस से क्या मुराद है? इंश्योरिंग स्कूल मेंटेन हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव। आपको जैसे जैसे पता चलता है कि आपका जो टीचर है उसके मैथडोलॉजीज़ के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, मतलब बच्चे उसकी तरफ जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, और बच्चे जो है ना क्लास के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हो? आप टीचर को कुछ सजेशंस दे सकते हो कि आप प्लीज़ जो है ना इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके से पढ़ाएं। आया कि टीचर जो नोट्स दे रहा है वो बच्चों की समझ से बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर लेवल के हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स जो है ना वो इतना हाई लेवल का वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों की समझ में ही नहीं आता। तो आपने देखना होता है कि कौन सी क्लास का बच्चा है, उसको वैसे ही पढ़ाना होता है, क्योंकि आपने तो मास्टर्स कर लिया होता है, लेकिन आप जिस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं आपने उन्हीं के माइंड के लिहाज से नोट्स बनाने होते हैं, उन्हीं के माइंड के लिहाज से जो है ना आपने अपनी टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को बनाना होता है, ताकि आपका जो बच्चा है वो आपसे इंगेज रहे, आपके क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना टीचर के लिए कुछ सजेशंस होते हैं। ये हमारा गोल होता है कि हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर करें, हमारा जो है ना टीचिंग का एक स्टैंडर्ड हो। तो इस तरीके से जो टीचर है उसकी कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट चलती रहती है कि आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज करते रहो। आइडेंटिफाइंग सपोर्ट नीड, आइडेंटिफाइंग सपोर्ट नीड से क्या मुराद है कि हमने फाइंड करना है कि टीचर को कहीं एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर जो है ना कुछ नोट्स प्रिंट करवाना चाह रहा है टीचर, लेकिन जो है ना टीचर के पास पैसे नहीं है और स्कूल की जो फैकल्टी है वो उसका साथ नहीं दे रही, तो टीचर को एक्स्ट्रा जो है ना पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो पे है उसके अंदर वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो इस तरीके से हमने टीचर की मदद करनी होती है। इसके अलावा कोई टीचर ऐसा है कि जिसके पास मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो उससे अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता कि किस तरीके से जो आजकल के जदीद बच्चे हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो बच्चे रहते हैं, जो फ़ोन से ज़्यादा इंगेज हैं, तो इस तरीके से टीचर को शो कराना होता है कि मैं बच्चे को फ़ोन देकर पढ़ाऊँ या मैं बच्चे को कार्टून देखकर पढ़ाऊँ, किस तरीके से पढ़ाऊँ, या फिर जो है ना ऐसे चिल माहौल में पढ़ाऊँ, जैसे कि टीचर भी कोई एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ाए, मतलब डांस करके, थोड़ा हिलजुल के। बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है ना वो टोटली डिफरेंट होता है बड़ों से। तो इस तरीके से हम टीचर को सजेशंस दे सकते हैं कि आप जो है ना ऐसे ऐसे करें जिसके ज़रिए से जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से सीखेगा। मिसाल के तौर पर अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है कि ये जो शेप है इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो वो असल में एक चार्ट के ऊपर बच्चों को वो शेप बना कर दिखाए। अगर वो कोई फ्रूट नेम बता रहा है तो वो उस फ्रूट को रियल में दिखाएं। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा बच्चा जल्दी सीखेगा। तो इस तरीके से जो टीचर हैं उनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है। स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो टीचर की ऐसे जो हालात हैं इनमें हेल्प करें। प्रोमोटिंग फेयरनेस एंड इक्विटी, प्रोमोटिंग फेयरनेस एंड इक्विटी से मुराद है कि आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आपके जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा वो सारे टीचर्स के लिए एक जैसा होगा।
ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सीनियर टीचर्स के लिए जो इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने उन टीचर्स को बता दिया है, लेकिन जूनियर टीचर्स के लिए आपने जो इवैल्यूएशन मेथडोलॉजीज़ अपनाने हैं आपने उनको नहीं बताया। तो इस तरीके से जो सीनियर टीचर्स हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, जो जूनियर टीचर्स हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसी जो बायसनेस है वो नहीं करनी है, और ना ही आपने ऐसा करना है कि अगर कोई टीचर आपका रिश्तेदार निकल आया है तो आपने जो है ना उसको अच्छे अच्छे मार्क्स देने हैं और बाकी जो टीचर्स हैं उनके जो रैंक है वो कम कर देने हैं। तो बायसनेस हमें नहीं लानी होती हमारे इवैल्यूएशन के अंदर। तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट गोल होता है वो क्या होता है, मेकिंग श्योर द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज़ फेयर फॉर ऑल टीचर्स, कि हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो सारे टीचर्स के लिए फेयर हो। ठीक है। इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है, प्रोवाइडिंग डाटा टू हेल्प लीडर्स मेक डिसीजंस अबाउट टीचर्स एंड एजुकेशन। हमारे जो लीडर्स हैं हम उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारे टीचर्स और हमारे एजुकेशन की जो क्वालिटी है उनके हवाले से कोई डिसीजन ले सकें। टीचर्स डिसाइड इफ़ द इवैल्यूएशन मॉडल इज़ रिलायबल। टीचर्स डिसाइड करते हैं कि अगर इवैल्यूएशन मॉडल रिलायबल उनके लिए है या नहीं है, यानी वो इस इवैल्यूएशन से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, वो उसका पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। सेम स्टैंडर्ड यानी आपने सारे टीचर्स को एक ही तरीके से जज करना होता है, सबके लिए इक्वल रूल्स होते हैं। क्लियर रूल्स यानी कि सिंग इफ़ एवरीवन अंडरस्टैंड्स हाउ दे आर बीइंग जज, हर एक की समझ में आना चाहिए कि उनको इस तरीके से जज किया जा रहा है ताकि किसी के दिमाग में ये शक ना रहे कि हम उसको जो है ना अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं। फेयरनेस, आपने सबको इक्वली ट्रीट करना होता है। यूज़फुल फीडबैक, चेकिंग इफ़ द एडवाइस दे गेट हेल्प्स देम टीच बेटर। हमने देखना होता है कि हमने उनको जो एडवाइस दिए हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो है ना कोई बेतुका सा स्टेटमेंट दे दिया है कि आपकी जो है ना ये चीज़ कमज़ोर है, आगे हमने उसको बताया ही नहीं है कि आप इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपका जो फीडबैक है वो यूज़फुल होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। नो बायस यानी कि हमने कोई भी बायसनेस नहीं दिखानी होती, हमने हर एक को इक्वली ट्रीट करना होता है, एक जैसे हमने सबको जज करना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्सनल फीलिंग की वजह से, किसी पर्सनल ग्रज की वजह से हम जो है ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर जाएं, तो ये हमने नहीं करना होता। तो फिर क्या होता है कि टीचर की श्योरिटी लाजमी होती है। टीचर जब तक जो है ना ओके नहीं करेगा वो जो इवैल्यूएशन मॉडल है हम उसको काम में नहीं ला सकते। हेल्पफुल रिजोर्स, चेकिंग इफ़ द इवैल्यूएशन हेल्प्स देम इम्प्रूव एंड ग्रो एज टीचर्स। हमने चेक करना है कि अगर इवैल्यूएशन मेथड, वो इवैल्यूएशन मॉडल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर को चेक करने के लिए, वो उन टीचर की मदद कर सकता है, वो जो है ना उन टीचर को इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि वो टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कि अगर ऐसा है कि वो किसी पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी पुराने दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता बताना होता है। ऐसे नहीं कि एकदम से जाकर उन पे बर्डन डाल देंगे, क्योंकि उनके जो थॉट्स हैं ना वो सारे के सारे ट्रेडिशनल हैं, वो ओल्ड हैं। तो हमें उन्हें आराम आराम से करके, प्यार प्यार से करके, थोड़ा थोड़ा करके समझाना होता है ताकि वो मॉडर्निटी की तरफ आएँ, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर जो आज के मॉडर्न बच्चे हैं वो ऐसे पढ़ते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। इवैल्यूएशन मॉडल्स को वन बाय वन डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास वैल्यू एडेड मॉडल आता है, जिसको हम VAM कहते हैं, जिससे मुराद है कि हमने टीचर की इवैल्यूएशन करनी है, उसको नंबर्स देकर, उसको वैल्यूज़ देकर, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर हमने टीचर का डाटा इकट्ठा करना है। फिर हमने टीचर को उसके हिसाब से रैंक देना है कि उस पर्टिकुलर टीचर के इंस्ट्रक्शंस में बच्चों ने कितना इम्प्रूव किया, उनके जो एकेडमिक्स हैं उसने कितना इम्प्रूव किया, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ या नहीं हुआ, हमारे बच्चों ने कितना कुछ सीखा उस टीचर के अंडर। वैल्यू एडेड मॉडल मेजर्स हाउ मच स्टूडेंट्स इम्प्रूव एकेडमिकली अंडर अ टीचर्स इंस्ट्रक्शन। वैल्यू एडेड मॉडल मेजर करता है कि किस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने एकेडमिक्स के अंदर इम्प्रूव करते हैं उस पर्टिकुलर टीचर के इंस्ट्रक्शंस में। मिसाल के तौर पर कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर टू सी इफ़ दे हैव लर्न मोर। हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स को कि साल के शुरू में जो हमने उनसे टेस्ट लिए थे उनका क्या रिजल्ट निकला था, उसमें उनकी क्या स्कोरिंग हुई थी, और साल के आखिर में जो हमने उनसे टेस्ट लिए उसका क्या स्कोर निकला, उन्होंने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, ये सब हमने देखना होता है। आप इसके अंदर जो है ना 3 ऐसे टीचर्स ले सकते हैं जो एक ही क्लास को पढ़ा रहे हैं, जिनका सिलेबस भी एक है। तो हमने देखना है कि किस टीचर ने ज़्यादा अच्छा पढ़ाया है, किसके स्टूडेंट शुरू में कैसे थे, आखिर में कैसे थे, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कौन से टीचर की अच्छी थी, ताकि हम उनको रैंक दे सकें।
ठीक है, तो ये होता है वैल्यू एडेड मॉडल। एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू एडेड मॉडल शोज इफ टीचर्स आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न बेटर। ये हमें दिखाता है कि हमारे टीचर्स के इंस्ट्रक्शन में हमारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उनको उस टीचर की गाइडेंस का, उस टीचर के स्ट्रैटेजीज, मैथडोलॉजीज, उसके टीचिंग का कुछ असर पड़ रहा है या नहीं, यानी वो उनके एकेडमिक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं या नहीं, ये हमने देखना होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि साथ साथ हमें पता चलता रहता है जैसे जैसे हम बच्चों से टेस्ट लेते रहते हैं। लेट स्कूल कंपेयर हाउ डिफरेंट टीचर्स आर डूइंग। जो स्कूल है फिर वो कंपेयर करता है अपने टीचर्स को। जैसे हमने मिसाल में लिया था कि एक ही ग्रेड के 3 टीचर्स हैं, एक सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, तो हमने शुरू में देखना है कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और लास्ट में हमने देखना है कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है। सब ने जो है ना कौन से स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, किसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहा है। तो जिसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है उसकी जो टीचिंग है उसमें कौन सी क्वालिटीज़ थी कि उसके जो बच्चे हैं उन्होंने अपने एकेडमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, जबकि जो बाकी 2 हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डाउन चला गया। जबकि सिलेबस सबका एक था, सबके जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो पढ़ाने का तरीका है वो चेंज था। तो इस तरीके से जो हमारा स्कूल है उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको जो अच्छा टीचर होता है वो मिल जाता है। फिर बाद में वो जो टीचर है उसको सीनियर बनाकर उसको थोड़ा सा हाई रैंक दे देते हैं, ताकि वो जो जूनियर टीचर्स हैं उनकी हेल्प कर सके, जो उससे जो है ना थोड़े से कम स्किलफुल हैं। फोकसेज ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम। जैसे जैसे हम स्टूडेंट से टेस्ट लेते रहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलता रहता है कि हमारा स्टूडेंट कुछ नया सीख रहा है, या जो उसको आता है वो भी वो भूलता जा रहा है, और अगर जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है। तो इस सब को हम देखते हैं वैल्यू एडेड मॉडल के अंदर कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, वो क्या नया सीख रहा है। डिसएडवांटेजेस के क्या हो सकते हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, कैन बी अफेक्टेड बाय थिंग्स आउटसाइड द टीचर्स कंट्रोल। वो चीज़ें जो टीचर के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि इंसान का बैकग्राउंड होता है कि एक जो बच्चा है वो अमीर घराने से है, जो दूसरा बच्चा है वो गरीब घराने से है। जो अमीर घराने का बच्चा है उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो ट्यूशन भी रख सकता है, और इसके अलावा जो है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की बुक्स भी ख़रीद सकता है अपने सिलेबस के हवाले से। तो उसकी जो तैयारी होगी वो और ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू द गरीब बच्चा, क्योंकि जो गरीब बच्चा है उसके पास ना ही कोई और पढ़ाने वाला ज़रिया है, वो सिर्फ टीचर की सुनेगा। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और वो टीचर से आकर दोबारा पूछने में हेजिटेट करता है, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो बच्चा पीछे रह जाता है। तो इसमें टीचर का कसूर नहीं है कि वो जो बच्चा है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि टीचर ने सबको इक्वली ट्रीट किया था, फेयरली ट्रीट किया था, एक जैसा पढ़ाया था, टेस्ट भी लिए थे। अगर उस बच्चे के गरीबी की वजह से वो बच्चा पीछे रह गया तो इसमें हमारे टीचर का कोई कसूर नहीं है। तो ये वो चीज़ थी जो हमारे टीचर के अंडर कंट्रोल नहीं थी, जिसकी वजह से जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। माइट नॉट शो एवरीथिंग अ टीचर डज वेल। टीचर जितनी चीज़ें अच्छी कर ले ये उन चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं दौड़ाता, ये सिर्फ ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखता है। यानी टीचर ने हमें एकेडमिक के साथ जो है ना कोई और स्किल्स भी सिखा दी थी, कोई और एक्सपीरियंस भी दे दिया था, हमें जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया और चीज़ें सिखाई। तो ये उन चीज़ों को नहीं देखता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एकेडमिक को देखता है कि उसके अंदर हम अच्छे हैं या नहीं हैं, यानी नंबरों की इस दौड़ में हमने कितने नंबर हासिल किए, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखता है, नंबर्स को ही जज करता है। फिर हमारे पास आता है समटाइम्स गिव्स द रॉन्ग आइडिया अबाउट अ टीचर स्किल। अब एक टीचर हमारा बहुत ज़्यादा स्किलफुल है तो ये उसके बारे में कभी कभी जो रॉन्ग असम्पशंस हैं वो भी लगा देता है, क्योंकि एक तो ये कि जो नंबर्स हैं ना वो सही नहीं हो सकते। लाजमी नहीं है कि आपने टीचर को जो नंबर दिए हैं वो वैसे ही हैं जैसे टीचर ने बच्चों को पढ़ाया। हो सकता है टीचर ने अपने तरफ से बच्चों को पूरी की पूरी कोशिश की अच्छा पढ़ाने की, लेकिन क्या था कि वो जो बच्चे थे उनके बैकग्राउंड की वजह से कोई ना कोई मतलब कि उनके साथ कोई इंसिडेंट हो गया। ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस थी पूरे साल वो बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले उनका कोई इंसिडेंट हो गया उनके साथ, जैसे कि उनके जो मदर है, फादर है, उनकी डेथ हो जाती है, ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। और जैसे ही उस बच्चे के जो टेस्ट स्कोर हैं, जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो कम होता है, तो उसका जो डायरेक्ट असर है वो हमारे टीचर की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर बच्चा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हमारा टीचर है वो स्किलफुल नहीं है, वो जो है ना अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं रखता। तो इस तरीके से भी एक गलत असम्पशन लगता है टीचर के बारे में, यानी ये जो इवैल्यूएशन मॉडल है इस तरीके से इसका भी एक फॉल्ट आ जाता है।
देन हमारे पास आता है टीचर ऑब्जर्वेशन कि हम अपने टीचर को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग टीचर्स इन क्लास टू सी हाउ दे टीच एंड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। जो हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होगा उसमें से कुछ जो मेंबर्स हैं वो टीचर के क्लास में जाएंगे, टीचर को ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरीके से अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा है, वो क्लास को कैसे मैनेज कर रहा है। इस तरीके से जो टीचर है उसकी इवैल्यूएशन होती है। मिसाल के तौर पर अ प्रिंसिपल वाचिंग अ टीचर्स क्लास टू सी हाउ दे एक्सप्लेन लेसन्स एंड हैंडल स्टूडेंट्स, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं, कैसे अपनी क्लास को मैनेज करते हैं, कैसे अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं और कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के साथ पार्टिसिपेट करते हैं उस लेक्चर के अंदर। यानी टीचर ने कोई सवाल पूछा है तो बच्चों ने जवाब दिया है, बच्चों ने सवाल पूछा है तो टीचर ने जवाब दिया है। इस तरीके से दोनों में इंटरेक्शन होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है उस इंसान के पास जो कि ऑब्जर्वर होता है, जो उस क्लास को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस टीचर की परफॉर्मेंस को जज कर रहा होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं? इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट फीडबैक आता है। गिव्स डायरेक्ट फीडबैक ऑन टीचिंग मेथड, कि टीचर जैसे पढ़ा रहा है उसका एक डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है हमें। हेल्प टीचर्स इंप्रूव बेस्ड ऑन रियल ऑब्जर्वेशन, हमारे पास रियल ऑब्जर्वेशन होते हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों से सब देखा होता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना, हम अपनी आंखों से जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये टीचर कितना अच्छा है। अगर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें तो कम से कम पता होगा कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता था, ये स्टूडेंट्स के अंदर कोई ना कोई कमी रह गई कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कैन कैच थिंग्स दैट टेस्ट स्कोर्स डू नॉट शो, और हमें वो चीज़ें भी टीचर के बारे में पता चलती हैं जो कि हमें टेस्ट के स्कोर से पता नहीं चलती, कि हमारा टीचर तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, इसके मेथड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स ही निकम्मे हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हमें बुरा रिजल्ट देते हैं, जबकि उनके टेस्ट में फुल मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर कोई ना कोई कमी है। हमारा जो टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट के अंदर। डिसएडवांटेजेस, ऑब्जर्वर माइट हैव देयर ओन ओपिनियन, जो ऑब्जर्वर है उसके अपने ओपिनियंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो टीचर का इवैल्यूएशन है वो गलत हो सकता है। यानी उसका कोई पर्सनल ग्रज हो सकता है टीचर के साथ, या फिर उसका कोई अपना ओपिनियन हो सकता है कि नहीं टीचर ऐसे ना पढ़ाए, ऐसे ना पढ़ाए। वो इंसान जिसको हर चीज़ में कीड़े निकालने होते हैं, कोई ऑब्जर्वर उस तरीके का भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे टीचर की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यानी जो हमारा स्टाफ होता है जिसने उस टीचर को ऑब्जर्व करना होता है, उनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस टीचर के लिए कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से थोड़ा सा टाइम निकाल कर जाकर देखें कि उनका टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। माइट नॉट सी एवरीथिंग इन अ शॉर्ट विजिट टू अ क्लासरूम, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन जाकर क्लास में विजिट किया हो और उस दिन का जो माहौल है वो ऐसा हो सकता है कि क्लास टीचर से हैंडल ना हो रही हो, क्योंकि कुछ ऐसा जो है ना जैसे कोई इवेंट आ रहा हो, कोई फंक्शन आ रहा हो तो क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हो और जो टीचर है वो भी उनके साथ एक्साइटेड हो गया हो, जिसकी वजह से जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है, इनफॉर्मल हो जाता है। तो जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर एक नेगेटिव फीडबैक जाता है कि देखो ये जो टीचर है ये बच्चों के साथ फॉर्मल ही नहीं है, ये बच्चों के एकेडमिक्स को लेकर सीरियस ही नहीं है। तो आपने सिचुएशन के हिसाब से ही जज करना होता है। एक ही विजिट से हमें नहीं पता चल सकता कि हमारे क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा टीचर कैसे पढ़ा रहा है। इस तरीके से भी जो हमारा इवैल्यूएशन मॉडल है वो फेल हो सकता है। देन हमारे पास नंबर 3 पे आता है फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल हमें एक स्ट्रक्चर देता है, अ स्ट्रक्चर्ड वे टू इवैल्यूएट टीचर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ टीचर। इससे हमें पता चलता है कि हमारा टीचर कौन से एरियाज़ के अंदर वीक है, कौन से एरियाज़ के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, यानी किस चीज़ के अंदर हमारे टीचर को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये हमें बताता है फ्रेमवर्क मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ चेकलिस्ट टू रेट टीचर्स ऑन हाउ वेल दे प्लान लेसन्स एंड मैनेज क्लासरूम्स। हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं अपने टीचर्स को रेटिंग्स देने के लिए कि उनका जो लेसन प्लान था वो कितना अच्छा था, उन्होंने अपने क्लास को कैसे मैनेज किया। तो इसके ज़रिए से हम टीचर को रैंक देते हैं कि हमारा टीचर किस तरीके से बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें जा रहा है, आया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो हमारा टीचर है उसके जो वीकनेसेस थे उसने उनको अपने स्ट्रेंथ में बदला या नहीं बदला। तो ये हमें पता चलता है फ्रेमवर्क मॉडल के ज़रिए से। एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रेमवर्क मॉडल के? गिव्स क्लियर गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएटिंग टीचर, ये हमें क्लियर गाइडलाइन देता है ताकि हम अपने टीचर को सही से इवैल्यूएट कर सकें। हेल्प्स टीचर्स नो व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव, हमारे टीचर्स को पता चलता है कि उनके अंदर कौन सी जो है ना कमी रह गई है, कौन सी खामी रह गई है जिसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। स्पोर्ट्स प्रोफेशनल ग्रोथ, टीचर के जो प्रोफेशनल ग्रोथ होता है उसके अंदर भी ये टीचर को मदद देते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को जो है ना स्कूल की कम्युनिटी के अंदर
फॉर्मल रखना है, उसके अंदर अपने आप को इंगेज रखना है। जो प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द स्कूल, उसके साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, अपने एटीट्यूड, अपना जो बिहेवियर है वो फॉर्मल रखना है। तो इस तरीके से टीचर की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी साथ साथ में होती रहती है, क्योंकि जो कोलीग्स हैं वो टीचर को सपोर्ट करते हैं, टीचर को बताते रहते हैं साथ साथ में कि आप जो है ना ये वाला मेथडोलॉजी अपनाओ, जिससे आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्योंकि जो सीनियर टीचर्स हैं उनका तजर्बा और ज़्यादा होता है उन टीचर से जो जूनियर होते हैं। तो इस तरीके से जो सीनियर टीचर्स हैं वो भी जूनियर टीचर्स के काम आते हैं। तो तब जो है ना हमारे जो नए टीचर्स हैं उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ में होती रहती है, और उनकी जो इवैल्यूएशन है उसमें ये उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर फेयर इवैल्यूएशन। लोगों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो फेयर इवैल्यूएशन कर सके। माइट मिस सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ टीचिंग। इसके अंदर जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं टीचिंग के, उनको भी जो है ना हम मिस कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ ये देखा कि टीचर के अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, टीचर के अंदर कौन सी खामियां हैं, लेकिन हम ये देखना भूल गए कि वो हमारा जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितना कमांड रखता है। ऐसा तो नहीं है कि उसके मैथडोलॉजी के अंदर कोई कमी है, लेकिन उसके जो एक्सपर्टीज़ हैं, उसके जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उसको डिलीवर करने का तरीका नहीं आ रहा। तो इस तरीके से भी ये हमारे टीचिंग प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मिस कर देता है। डिफरेंट पीपल माइट इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। जो अलग अलग लोग होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके हर चीज़ के बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं, क्योंकि एक जो इंसान है वो दूसरे इंसान से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सोचता है। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है लाजमी नहीं है कि वो हमारे टीचर से मुत्तफिक हो कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सही है, जो टीचर ने मैथडोलॉजी अपनाई हुई है वो बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ओपिनियंस रखता हो कि नहीं तुम इस तरीके से पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ। तो इसके लिए लाजमी है कि जो भी हमारा इवैल्यूएशन करने आ रहा है हमारे टीचर की, उसको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भैया अपनी ज़बान बंद रखना, सिर्फ टीचर को देखना वो जैसे पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को वो समझ आ रहा है या नहीं, आपको वो चीज़ समझ आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक्स के अंदर कैसे जा रहे हैं, उनको उस टीचर की समझ आ रही है या नहीं, ये बात ज़्यादा ज़रूरी होती है। अर्जाना फोकस्ड टीचर इवैल्यूएशन मॉडल, जो कि हमारा इवैल्यूएशन मॉडल का सबसे लास्ट मॉडल है, ये फोकस करता है हमारे टीचर के स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर, जिसको उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर उसे कमांड हासिल करने की ज़रूरत होती है। ये मॉडल पेश किया था डॉक्टर रॉबर्ट मरजानो ने डॉक्टर बेवरली कार्बो के साथ। फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स टीचर्स नीड फॉर गुड टीचिंग एंड स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारे टीचर के उन स्किल्स के बारे में बात करता है जिसके लिए टीचर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी अपना सकता है जिसके ज़रिए से उसके जो बच्चे हैं वो एकेडमिक के अंदर अच्छे हो जाएं और अच्छे रिजल्ट्स दें। फॉर एग्जाम्पल, रेटिंग टीचर्स ऑन हाउ वेल दे प्लान लेसन्स एंड हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। हम इनको रेटिंग्स देते हैं कि किस तरीके से जो हमारे टीचर्स हैं वो अपना लेसन प्लान बनाते हैं, किस तरीके से वो अपने लेसन प्लान को डिलीवर करते हैं, और कैसे उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समझ में उनका वो सारा जो प्लान है वो आ जाता है, यानी उन्होंने जो कुछ अपने लेक्चर के अंदर पढ़ाया होता है बच्चों को वो आसानी से समझ आ जाता है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि हमारा जो टीचर है वो स्पेसिफिक स्किल्स हासिल कर लेता है जिसके ज़रिए से उसने अपने लेक्चर को डिलीवर करना होता है, ताकि जो हमारा स्टूडेंट है वो अपने एकेडमिक्स के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रूव करे। एडवांटेजेस, फोकसेस ऑन इम्पोर्टेंट स्किल्स फॉर टीचिंग। हमारे टीचिंग के लिए हमें जितने स्किल्स की ज़रूरत होती है ये उसके ऊपर फोकस करता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें किस स्किल के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन सा स्किल है जिसके ज़रिए से हम अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के लर्निंग में और ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट ला सकता है। गिव्स टीचर्स क्लियर गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारे टीचर्स को क्लियर गोल्स देता है ताकि वो अपने जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में बदल सकें, ताकि वो अपने टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। स्पोर्ट्स टारगेटेड ट्रेनिंग, जो हमारी टारगेटेड ट्रेनिंग होती है जो उसको स्पोर्ट्स करता है, यानी हमारे टीचर को एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपने टीचिंग को और अच्छे से बेहतर कर सके और बच्चों के जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? नीड्स ट्रेनिंग फॉर फेयर यूज़। एक ऐसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो कि फेयर यूज़ के लिए, यानी कि सारे टीचर्स को एक जैसा ट्रीट करे, जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको फेयरली करे। तो उसके लिए सबसे पहले लाजमी है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। माइट नॉट कवर एवरीथिंग अ टीचर डज वेल। हर चीज़ को कवर नहीं करता जो हमारा टीचर अच्छे से परफॉर्म करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस करता है। डिपेंड्स ऑन पीपल जजमेंट विच कैन वेरी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना लोगों के जजमेंट के ऊपर मतलब डिपेंड करता है
जो कि बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक इंसान के ओपिनियन दूसरे इंसान से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है वो हमें पसंद नहीं आता, हमारे ऑब्जर्वर को पसंद नहीं आता, तो ये हमारे टीचर की इवैल्यूएशन के लिए एक अनफेयर बात होगी कि हमने टीचर को सही से इवैल्यूएट नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर हमारे अपने ओपिनियंस बीच में आ गए। तो हमने जब टीचर को इवैल्यूएट करना होता है तब हमने अपने ओपिनियंस को पीछे रखना होता है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ टीचर की इवैल्यूएशन कर सकें, टीचर को देख सकें कि स्टूडेंट्स को उसकी समझ आ रही है या नहीं। अगर स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, इसका मतलब है जो टीचर की मैथडोलॉजी है वो बिल्कुल सही है, हमारा ओपिनियन उस चीज़ के अंदर मैटर नहीं करता। लेकिन इस सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो ऑब्जर्वर है वो पहले से ये अंडरस्टैंडिंग रखता हो, उसने पहले से प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई हो कि किस तरीके से इवैल्यूएशन करते होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स, वो मेथड जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे, उसके अंदर क्या होता था, सुपरवाइज़र रेटिंग देता था, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता था कि हमारा जो टीचर है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी जा रही है, वो कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है। जो हमारा सुपरवाइज़र और बॉसेस होते थे वो हमारे टीचर्स को वॉच करते थे और जो है ना बताते थे कि हमारा टीचर किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, उनकी जो ओपिनियंस थी उन्हीं के ज़रिए से हमें पता चलता था। द प्रॉब्लम इज़ दैट दीज ओपिनियन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायसेस एंड मे नॉट ऑलवेज बी फेयर। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये जो ओपिनियंस थे ना, ये उनके पर्सनल बायसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, जिससे हमें सही से पता नहीं चलता था कि हमारे टीचर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। इसीलिए हम इस इवैल्यूएशन मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर से क्या मुराद है, टीचर्स आर जज्ड बेस्ड ऑन हाउ वेल देयर स्टूडेंट्स परफॉर्म ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर्स को जज किया जाता है कि किस तरीके से उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टेस्ट के अंदर स्कोर दिखाते हैं। However, this method is criticized because it doesn't consider all aspects of teaching and learning। इस मेथड को भी क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये हमें सही से नहीं बताता कि जो हमारा टीचर है उसने बच्चों को कैसे पढ़ाया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे टीचर ने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके किसी न किसी कमी की वजह से उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, उनके साथ कोई वाक़या हो गया था जिसकी वजह से उनके जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट हैं वो सही नहीं आए हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर देते रहे थे। तो इस तरीके का जो मेथड है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे टीचर को मेजर करने के लिए। टीचर के जो मैथडोलॉजीज़ हैं, टीचर के जो परफॉर्मेंस है उसको जो है ना जज करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैन बी अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ द टीचर्स कंट्रोल। और स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है जो कि टीचर के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि बच्चों के कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि वो टेस्ट में कर रहे होते हैं। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक जैसी स्मूथ नहीं जाती, उसकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका कोई भी रिज़ल्ट हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, उसके अंदर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन ऐसे ही आते रहेंगे। इसी वजह से ये जो मेथड है ये जो है ना टीचर के लिए बेस्ट नहीं है, यानी टीचर के इवैल्यूएशन के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेल्फ रिपोर्टेड असेसमेंट से क्या मुराद है कि टीचर्स को जो है ना कहा जाता था कि आप अपने आप को खुद ही इवैल्यूएट करो, आप बताओ कि आपके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी खामी है। यानी हमारे टीचर को एक परफॉर्मा दिया जाता था, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे जिनका उन्होंने आंसर देना होता था अपनी टीचिंग के बारे में। While this can give insight, it may not always be accurate, as teachers might not see their own weaknesses or may be influenced by their own biases। ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर अपने आप से बहुत ज़्यादा जो है ना नफरत करता हो, तो वो जब अपनी इवैल्यूएशन करेगा तो उसको सारी खूबियाँ जो है ना वो नहीं नज़र आएंगी, बल्कि सारी अपनी खामियाँ ही नज़र आएंगी। वो अपनी खूबियों यानी जो उनकी उसकी स्ट्रेंथ है वो उनको नहीं देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेसेस को देखेगा। इस तरीके से एक ऐसा टीचर जो कि नार्सिसिस्ट है, जो कि मतलब कि जो है ना अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस करता है, जो खुद के बारे में ही सोचता है, उसको अपना आप हमेशा अच्छा ही लगेगा। तो उस टीचर के बारे में भी हम नहीं कह सकते कि उसने ये परफॉर्मा सही से फिल किया था या नहीं किया था। यानी ये जो परफॉर्मा होता है ये हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं लाता, जिसकी वजह से हमें टीचर के वीकनेसेस और जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में सही से पता नहीं चलता। तो इस तरीके के जो मेथड है इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी जो है ना हमारा ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी का एक फेलियर है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचर इवैल्यूएशन। मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं जिसके ज़रिए से हम अपने टीचर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है क्लास ऑब्जर्वेशंस। स्पेशली ट्रेन पीपल वॉच टीचर्स टीच इन देयर क्लासरूम्स एंड गिव फीडबैक्स। स्पेशली ट्रेन पीपल से मुराद है वो लोग जिन्होंने पहले से ही ट्रेनिंग हासिल की हुई होती है कि किस तरीके से इवैल्यूएशन करना है, कि हर टीचर को एक जैसा आपने फेयर ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है। वो टीचर को जाकर क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, फिर जाकर वो अपना फीडबैक देते हैं टीचर के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में।
दिस हेल्प्स टीचर्स इम्प्रूव बिकॉज दे गेट स्पेसिफिक एडवाइस ऑन व्हाट दे आर डूइंग वेल एंड व्हाट दे कैन वर्क ऑन। ये जो है ना हमारे टीचर्स को मदद देता है कि वो किस तरीके से अपनी जो मेथडोलॉजी है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर उन्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से टीचर को एक पॉजिटिव फीडबैक देता है हमारा ऑब्जर्वर, और ये जो है ना हमारे टीचर्स को अपनी इंसल्ट भी नहीं लगती। तो इस तरीके के क्लास ऑब्जर्वेशन जो मॉडर्न मेथडोलॉजीज़ हैं इनको हम अपने टीचर के एवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास आता है एविडेंस बेस्ड पोर्टफोलियोज। एविडेंस बेस्ड पोर्टफोलियोज से मुराद है टीचर्स गैदर एविडेंस ऑफ द वर्क लाइक लेसन प्लान्स, स्टूडेंट्स वर्क एंड नोट्स ऑन देयर टीचिंग मेथड। टीचर जो है ना अपने लेसन प्लान को दिखाएगा उस ऑब्जर्वर को कि मैंने ये लेसन प्लान बनाया हुआ है, मैं जो हूँ ना बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ। फिर वो अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट दिखा देगा कि ये मेरे स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं, ये उनके असाइनमेंट्स हैं, और इस तरीके से जो है ना इन्होंने प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर की हुई हैं। वो उसी वक्त किसी भी बच्चे को खड़ा करके कहेगा कि जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कवर कराए हुए हैं उनमें से किसी एक पर आप प्रेजेंटेशन दे दें। इस तरीके से जो ऑब्जर्वर है वो डायरेक्टली जो हमारे टीचर है उसको असेस कर सकता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है, जो उसके बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने टीचर से सीख रहे हैं। This allows for a more thorough review of a teacher performance over time, showing their growth and efforts to improve। तो इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि टीचर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो टीचर्स जो कि अपने बारे में इस तरीके का पोर्टफोलियो रखते हैं उनको हम हायर रैंक पे रखते हैं, और वो टीचर्स जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर थोड़े से डाउन रहते हैं हम उनको बेटर इंप्रूवमेंट के लिए कुछ अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। पीयर रिव्यू एंड कोलैबोरेटिव फीडबैक। पीयर रिव्यू एंड कोलैबोरेटिव फीडबैक से क्या मुराद है? टीचर्स वर्क्स टुगेदर टू गिव ईच अदर फीडबैक ऑन देयर टीचर। टीचर जो है ना एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ काम करते हैं, जिससे वो एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। अगर ऐसा है कि जो सीनियर टीचर है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो अपने एक्सपीरियंस को अपने जूनियर टीचर के साथ बगैर किसी पर्सनल ग्रज के शेयर कर देगा, ताकि उसका जो कोलीग है वो भी ऐसे ही प्रोग्रेस करे, वो भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाए, वो भी हायर रैंक पर आ सके। दिस क्रिएट्स अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर टीचर्स कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर। ये जो हमारा तरीका है इसके ज़रिए से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सारे जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर निकलेंगे। तो ये जो इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी है ये बेस्ट इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी है, इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने टीचर्स के लिए। स्टूडेंट फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट फीडबैक मैकेनिज्म से मुराद है स्टूडेंट्स शेयर देयर थॉट्स ऑन देयर टीचर्स, टीचिंग मेथड्स, कम्युनिकेशन एंड हाउ वेल दे क्रिएट अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं अपने टीचर्स के मेथड के हवाले से, उनके कम्युनिकेशन के हवाले से कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसा वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो बच्चों ने उनके हवाले से कुछ फीडबैक देने होते हैं, तो इसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये हमारा मॉडर्न इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि हम स्टूडेंट्स से जो है ना वो फीडबैक लें कि उनके टीचर उनको कैसे पढ़ा रहे हैं। दिस हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड हाउ दे कैन बेटर कनेक्ट विद देयर स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग। ये हमारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो समझ सकते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको कैसे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजीज़ क्या हैं हमारे टीचर्स के बारे में। और जो टीचर्स हैं उनको ये भी मौका मिलता है कि उनके अंदर कोई वीकनेसेस है जो उनके स्टूडेंट्स को पता है उन्हें खुद नहीं पता, तो वो उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके के जो मेथडोलॉजीज होते हैं इनके अंदर टीचर स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को पॉजिटिव लेता है और अपने अंदर छुपे उस खामी को खत्म करने की कोशिश करता है। वैल्यू एडेड मेजर्स। वैल्यू एडेड मेजर्स से क्या मुराद है? टीचर्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग इज मेजर्ड ओवर टाइम। टीचर का जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट के लर्निंग के ऊपर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मेजर करते रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो किस तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है, यानी उसके टेस्ट के अंदर क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड पास्ट परफॉर्मेंस, यानी स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा, यानी बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, उसका जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से टीचर ने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है लेकिन बच्चे को वो बातें याद नहीं रहती और उसका जो एग्ज़ाम है वो बुरा होता है, जिसकी वजह से टीचर की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एंड पास्ट परफॉर्मेंस, ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा था लेकिन उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके बाद वो जो है ना स्ट्रेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया और अब वो सही से अपने पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें भी हम कंसिडर करते हैं जिसके ज़रिए से हमारे टीचर की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो हमारे डाउट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
दिस मेथड एम्स टू गिव अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ टीचर्स इफेक्टिवनेस बियॉन्ड जस्ट टेस्ट स्कोर। ये जो मेथड है इसके ज़रिए से हमें हमारे टीचर के बारे में सही से अंदाज़ा लगाने का मौका मिलता है कि हमारा टीचर बहुत अच्छे से जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जो हमारा बच्चा है वो कुछ जो है ना फैक्टर्स की वजह से, जो उसके बैकग्राउंड फैक्टर्स हो सकते हैं, जो उसके जो है ना ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में जा सकता है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से उसके जो टेस्ट के स्कोर हैं वो थोड़े कम रह सकते हैं। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ताल्लुक हमारे टीचर से नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस इसलिए बुरी जा रही है क्योंकि वो बुरा पढ़ा रहा है। हमारा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, सिर्फ जो हमारा बच्चा है वो थोड़ा सा वीक हो गया है। तो हमारे जो टेस्ट स्कोर हैं हम उसके अलावा भी टीचर को जज कर सकते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहा है। तो ये वो मेथडोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए से हम अपने टीचर को इवेलुएट कर सकते हैं। यानी मॉडर्न मेथडोलॉजीज़ हमारे लिए बेस्ट रहेंगी अपने टीचर की इवेलुएशन के लिए। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते।